हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। और एजुकेशन फैक्ट्री का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा अपन इसमें क्या है कि ओनली एमसीक्यू करेंगे। 2-4 दिन थोड़ा अभी गले में प्रॉब्लम चल रही है, तबीयत को थोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो उस जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होगा तो वापिस अपने जो प्रीवियस ईयर करते थे वैसे डिटेल के साथ शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, भारत का 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का। तो भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग, जो सोलर हो गया, विंड हो गया, इनके अकॉर्डिंग गैर जीवाश्म जीवाश्म ईंधन पर कितना लक्ष्य रखा है 2030 का। तो 2030 का इनका लक्ष्य कितना है बेटा, 2030 का इन्होंने लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट का। 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। अब 1 गीगावाट कितना होता है, गीगा का मतलब होता है बेटा, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9 होता है। तो उन्होंने कितना लक्ष्य रखा है 2030 तक, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि 2030 तक हम गैर जीवाश्म ईंधन के थ्रू, सोलर, विंड, इनके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक प्रोड्यूस कर लेंगे। मतलब अभी भारत ने 100 गीगावाट तक प्रोड्यूस करने लग गया, उसका उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। अब आगे का लक्ष्य क्या है, 500 गीगावाट का है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। मतलब भारत 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गया और भविष्य में हरित भविष्य को मतलब कार्बन या पोल्यूशन कम हो, इसको देखते हुए भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है हमारे ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जी जोशी ने, इन्होंने बोल दिया है कि जिस तरह जैसे पीएम घर सूर्य योजना हो गई या रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित हो गई या सोलर से संबंधित हो गई, इसको हमने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरो एरो इंडिया 2015 एरो इंडिया का 15वां संस्करण कब और कब से कब तक आयोजित हो रहा है। तो एरो इंडिया का एक संस्करण आयोजित हो रहा है, एक शो आयोजित हो रहा है। एरो इंडिया जो हमारी डिफेंस करती है, एयर इंडिया करती है, इसका कौन सा 15वां संस्करण है बेटा, कहाँ पे 15वां। तो ये आयोजन कब से होगा, 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है। कहाँ पे, ये भी आपको पता रखना है, बेंगलोर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन कर रहा है, रक्षा मंत्रालय। कौन कर बेटा, रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, और रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह जी क्या है, हमारे रक्षा मंत्री है। तो आपको पता है क्योंकि ये किस लिए किया जा रहा है, जो एयर डिफेंस है हमारी, जो रक्षा जो वायुसेना है उसके जो उपकरण है उनमें किस तरह का और इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट होगा। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। मतलब एशिया का क्या है, ये सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। कौन कर रहा है, रक्षा मंत्रालय कर रहा है। और जो रक्षा के अंदर जो डिफेंस के हमारे उत्पादन है, जो उत्पादन विभाग है और रक्षा का प्रदर्शनी संगठन विभाग द्वारा कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, बेंगलोर में। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये द्विवार्षिक और शो वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा विशेषज्ञों का एक मंच है, जिसपे मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके और रक्षा के अंदर जो डिफेंस के अंदर जो चैलेंजेस है उसको लेके इस पे क्या है, चर्चा की जाएगी और आपसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग इस पे किया जाएगा। मतलब डिफेंस के अंदर और कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब उसके जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है या अपन प्लेन बोल सकते हैं, वो यहाँ पे रखे गए और नॉर्मल लोग भी इस प्रदर्शनी में भाग ले सकते हैं और आके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो बिम्स्टेक की मैं बात करूं बेटा, बिम्स्टेक क्या है, कुछ देशों का एक समूह है बिम्स्टेक। ठीक है, तो इसका ये युवा शिखर सम्मेलन है, युवा
युवा शिखर सम्मेलन की बात करें, युवा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है बेटा हमारे भारत के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत में कहाँ पे, भारत के अंदर मैं बात करूं तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हो रहा है। गांधीनगर गुजरात में, कहा गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब जो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, जो बिम्स्टेक के जितने भी युवा कैंडिडेट है इसके अंदर भाग लेंगे, और बिम्स्टेक के वो देश कौन कौन से, कहां कहां से इसमें कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी के बीच में गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 8 फरवरी को किसने किया, केंद्रीय मंत्री जो हमारे खेल मंत्री है मनसुख मांडविया जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब बिम्स्टेक के कौन कौन से देश है, बांग्लादेश है बेटा, बी से बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। इनके युवा यहाँ गांधीनगर गुजरात में आएंगे और नवाचार है, मतलब नई टेक्नोलॉजी को लेके और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा करने के लिए इस पे क्या चर्चा की जाएगी। तो बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, गांधीनगर गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आपको करंट से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो भी इसी लेवल के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने अभी हाल ही में चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। तो चीन ने क्या है बेटा, एक योजना स्टार्ट की थी आज से कुछ साल पहले, वन रोड वन बेल्ट, मतलब ठीक है, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है कि चीन पूरे विश्व को मतलब जोड़ना चाहता है, कहीं किसी देश में रोड बना के, कहीं पुल बना के, कहीं ब्रिज बना के, कहीं रेल की कनेक्टिविटी करके, मतलब चीन अपना व्यापार पूरे वर्ल्ड में करने के लिए एक मिशन शुरू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब सब देशों को कनेक्ट किया जाए और चीन का जो किसी भी देश का मार्केट को कैप्चर कर सके और अपना इजीली से उत्पाद वहां पे पहुंचा सके। तो कौन सा देश है इससे पुल आउट कर लिया, मतलब इससे इस जो इनकी योजना थी इससे बाहर हो गया, तो वो देश कौन सा बेटा, पनामा देश है। कौन सा है, पनामा। अब बहुत सारे देश है क्या इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन देशों में चीन ही इन्वेस्ट कर रहा है, वहां की रेल की कनेक्टिविटी है, रोड की है, या जल मार्ग की है, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी चीन ही डेवलप कर रहा है, उनको लोन दे रहा है, बहुत सारा उनको कर्जे में कर रहा है, फिर अपना वहां पे सामान ले जाके बेचेगा। तो बट पनामा ने क्या है, टाइम से समझदारी दिखाते हुए चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से क्या हो गया, बाहर हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, जो कि उसकी विदेश नीतियों क्या है, बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। राष्ट्रपति कौन है वहां के, जोसे राउल मुलिनो ने इसके फैसले से अमेरिका और चीन के तनाव को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है चीन और अमेरिका के बीच में क्या तनाव चलता रहता है। चीन अपने आप को सुपर पावर मानता है और सबसे बड़ी सुपर पावर आज के टाइम में अमेरिका है। तो चाइना चाह रहा है कि अमेरिका आगे ना निकले और अमेरिका चाह रहा है कि चाइना आगे ना निकले। और खासकर पनामा नहर को लेकर भी ये तनाव इनका चल रहा था। 2017 में BRI में शामिल हुए, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 2017 में शामिल हो गया पनामा चीन के, पर अब क्या हो गया, इस योजना से बाहर हो गया। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, फिलोमोन यांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किन शहरों का दौरा किया है। तो फिलोमोन यांग कौन है बेटा, फिलोमोन यांग कौन है, फिलोमोन यांग पता है कौन है, एक बहुत सुना हुआ नाम होगा आपका। ये कौन है बेटा, ये यूएन है ना, हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन यूएन महासभा के अध्यक्ष है। ये कौन है बेटा, अध्यक्ष है किसके, यूनाइटेड नेशन महासभा के, यूएन महासभा के क्या है, ये अध्यक्ष है। अब यूएन महासभा का क्या है, कौन सा 77वां संस्करण यहाँ पे चल रहा है, 77वां सत्र चल रहा है, भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो ये यहाँ पे आए हुए थे और हमारे विदेश मंत्री जी से मिले हुए थे, और भारत में दिल्ली के अंदर ये इसका 77वीं बैठक हुई थी यूएन की। तो ये फिलोमोन यांग क्या है, उसके अध्यक्ष है, और इन्होंने भारत के अंदर दिल्ली और बेंगलोर 2 सिटी की क्या यात्रा की है, किसकी, दिल्ली और बेंगलोर। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। बट आपको याद क्या रखना है कि फिलोमोन यांग कौन है, तो कौन है, यूनाइटेड नेशन के क्या है, महासभा के अध्यक्ष है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगी 77वां यूनाइटेड नेशन महासभा का कार्यक्रम या उसकी बैठक कहाँ पे आयोजन हुई थी, तो भारत के अंदर दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यह भी आपको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष, 77वें सत्र के जो 17वां सत्र हुआ था, क्योंकि जैसे भी इसका
सत्र स्टार्ट होता है तो उस हर एक सत्र का क्या नया अध्यक्ष बनता है। तब की बार कौन थे? फिलोमोन यांग थे। ठीक है, इन्होंने 4 से 7 फरवरी 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे। उन्होंने पहली भारत की यात्रा की है क्योंकि 24 जून 2024 को महासभा अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 24 जून 2024 को महासभा के अध्यक्ष चुने गए। और जैसे भी ये सत्र होता है साल में एक बार होता है और हर बार इसके नए अध्यक्ष होते हैं। अब की बार फिलोमोन यांग थे। ठीक है, और ये अपने भारत में आए, भारत के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री सबसे मिले और भारत में दिल्ली और बेंगलोर की इन्होंने क्या है यात्रा की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़ी झूमर महोत्सव का मेजबान कौन राज्य कर रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव क्या है? कौन सा बेटा? झूमर महोत्सव वहां का क्या एक कार्यक्रम है। इसको आयोजन कौन कर रहा है? झूमर महोत्सव की मैं बात करूं तो इसका आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है भारत में? तो असम कर रहा है बेटा। कौन सा कर रहा है? असम राज्य इसका आयोजन कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। झूमर महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो असम के अंदर मनाया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं क्यों मनाया जा रहा है। असम 24 फरवरी 2025 को दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। किसका बेटा? झूमर का। घूमर नहीं है, घूमर राजस्थान में होता है, ये क्या है? झूमर है। दोनों अलग अलग है। जिसमें 7,500 से अधिक नर्तक भाग लेंगे और गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का क्या प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 25 से 26 फरवरी के तहत होगा। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग कौन लेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेने वाले हैं। और असम की सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति है, वहाँ की कल्चर है, इसको वहाँ पे क्या है पेश किया जाएगा। एक महोत्सव बनाया जा रहा है। कौन सा बेटा? झूमर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ पे होने वाला है? ये असम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन यूएन महासभा द्वारा किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ, क्या बेटा? तेंदुआ दिवस बनाने की घोषणा की है। कौन सा बेटा? तेंदुआ दिवस की बात हो रही है। अब तेंदुआ दिवस क्या होता है? आप सोच रहे होंगे तेंदुआ दिवस सोच रहे होंगे कि सर तेंदुआ दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन महासभा ने क्या है कि महासभा ने कब बोला है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अरबियन मतलब अरबियन तेंदुआ। अरबियन तेंदुआ क्या है? गायब होता जा रहा है धरती से। मतलब ये क्या हो गया? रेड लिस्ट में आ गया बेटा। क्या आ गया? रेड लिस्ट में आ गया। तो इसका संरक्षण करना है, इसको बचाना है। तो इसलिए क्या है यूनाइटेड नेशन ने 10 फरवरी को क्या है अंतरराष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस बनाने की घोषणा की है कि हर साल अब से 10 फरवरी को क्या है अंतरराष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि ये अरबियन कंट्री में पाया जाता है। ये अलग ही तरह की प्रजाति का तेंदुआ है। छोटा सा होता है, खरगोश जैसा दिखने में होता है, साइज भी छोटा होता है, रंग भी थोड़ा सा इसका अलग होता है, बट ये तेंदुए की प्रजाति में आता है। तो उसको बचाना, इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है कि हर साल 10 फरवरी को तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव में क्या बताया है कि 10 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस घोषित किया है, जिसे पहली बार 2024 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2024 में मनाया गया। अब 10 फरवरी थी, फिर से इसको रिपीट किया गया। इसका क्या मतलब है कि जो संकटग्रस्त अरबियन तेंदुए हैं, जो मतलब संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गए हैं, तो इनका क्या संरक्षण करना है, मतलब इनको बचाना है, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिसमें ये अरबियन तेंदुए मुख्य तो कहाँ पे है? सऊदी अरब में है, ओमान में है, यूएई में है, यमन में है, जॉर्डन में है, इजराइल में है। जो अरबियन कंट्री है वहां पे ये तेंदुए पाए जाते हैं। ये बहुत छोटा होता है, खरगोश जैसा। और क्या इसका आहार क्या है? गजेल है, खरगोश है, पक्षी, इनके सब आहार होते हैं। और आकार में क्या है? बहुत ही छोटा सा होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हो। बट तेंदुए की प्रजाति है, लेपर्ड की ये एक प्रजाति है। तो इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है। ठीक है, हर साल तेंदुआ दिवस कब होगा? 10 फरवरी को आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी हाल ही में घोषित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किस राज्य में है? तो बेटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये कहां पे है? माधव राष्ट्रीय उद्यान ये पहले भी था, बट अब इसको क्या है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। क्या कर दिया? टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। टाइगर रिजर्व घोषित हो गया।
तो कौन से राज्य में हो गया ये और कितने क्रम का है? तो ये बेटा मध्य प्रदेश का है। किसका? एमपी का है। और 9वां क्रम का क्या है? ये 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। एमपी का है और 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसा आएगा कि हाल ही में माधव राष्ट्रीय टाइगर उद्यान कहाँ पे बनाया गया? तो एमपी के अंदर बनाया गया, आपको पता होना चाहिए। माधव राष्ट्रीय टाइगर उद्यान की बात करूं तो मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया। मध्य प्रदेश का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? 9वां। मतलब इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर 8 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी थे, अब ये 9वां क्रम का है। ये चंबल के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां के जो वन्य जीव है उनको संरक्षण करना है, उनको बचाने के लिए किया गया है। और इसमें 1600 वर्ग किमी तक का विस्तार करना है और 100 हेक्टेयर में बाघ सफारी विकसित करनी है। 1600 वर्ग किमी के अंदर होगा और 100 हेक्टेयर के अंदर बाघ सफारी भी की जाएगी, जो अगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए लोग वहां पे आए, बाघों को देखे। जैसे मध्य प्रदेश सरकार के ऑलरेडी 8 थे, ये 9वां क्रम का है और 20 करोड़ रुपए इसमें सरकार निवेश करने वाले। कितने? 20 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पे निवेश करेगी। तो आपको याद रखना कि माधव राष्ट्रीय टाइगर उद्यान कहाँ पे बनाया गया अभी हाल ही में? तो मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियाद विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? उद्योग और हमारा आंतरिक जो व्यापार विभाग है उसने, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? माल होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको इधर से उधर पहुंचाना, या सामग्री जो वस्तुएं हैं उसको इधर से इधर पहुंचाना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाना, अच्छे लेवल पे बनाना। इसके लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो उन्होंने कोरिया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ समझौता किया। किसके? कोरिया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ ये समझौता किया गया है, लॉजिस्टिक को एक अच्छे लेवल पे बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आपस में एक एमयू साइन किया है, टाई अप किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत के बुनियादी ढांचे को विकास करना है, और जो हमारा लक्ष्य है व्यापार को लेके, इंडस्ट्री को लेके, उसको हमें टारगेट करना है, उसको अचीव करने के लिए हमने कोरिया इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये समझौता किया है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर मैं बात करूं हाल ही में इस्पात मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं, तो जो निदेशक होते हैं, जो एमडी होते हैं, किसी भी मंत्रालय के जो सचिव बनते हैं वो कौन होते हैं? एक आईएएस अधिकारी होता है, एक आईपीएस अधिकारी होता है बेटा, एक यूपीएससी कैंडिडेट होता है। तो अभी कौन बने? मेमून आलम क्या है? हमारे इस्पात मंत्रालय के निदेशक बने। कौन बने? मेमून आलम बने हैं। तो हाल ही में 2007 बैच के IRS से IRAS अधिकारी मेमून आलम ने दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ पे? क्योंकि सारी हमारे मिनिस्ट्री कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में इनको क्या है? इस्पात मंत्रालय के एमडी नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आज थोड़े से 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी 38वें बेटा क्या है? 38वें राष्ट्रीय मंडल खेल चल रहे हैं। कौन से? राष्ट्रीय मंडल खेल चल रहे हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? उत्तराखंड में चल रहे हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ पे लवलीना ने क्या बेटा? लवलीना ने क्या है? एक गोल्ड मेडल जीता है। किसके अंदर? मुक्केबाजी में। क्या है? मुक्केबाजी के अंदर। मुक्केबाजी में क्या है? मुक्केबाजी में क्या है? इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। मुक्केबाजी में क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। तो कितने वर्ग के अंदर किया है ये? इन्होंने 75 केजी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। कितने? 75 केजी के अंदर लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होना चाहिए मुक्केबाजी से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 38वें या राष्ट्रीय खेलों के अंदर, राष्ट्रीय खेलों के अंदर लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल हासिल किया? तो गोल्ड मेडल हासिल किया था। लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर सी होने वाला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और शिव थापा ने पुरुष के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। शिव थापा अगर आपसे पूछा जाए उसका किससे संबंध है? वो मुक्केबाजी से है, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कितना? 63.5 केजी में। और लवलीना बोरगोहेन ने 75 केजी के अंदर गोल्ड जीता है। ठीक है,
अंशुशिता बोरा ने गोल्ड मेडल भी जीता है। और साथ ही पुरुष मुक्केबाजी में डिवीजनों में मतलब अभी क्या है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने भी जीत हासिल की है, मतलब जहाँ की अलग अलग टीमें पहुंची हुई और सिंगल के अंदर भी इनके मैच चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके साथ हो रहा है? तो भारत और कौन सा देश कर रहा है बेटा साइक्लोन सैन्य अभ्यास? भारत प्लस मिस्र क्या है, ये दोनों क्या है मिलके क्या करते हैं सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? सैन्य अभ्यास कौन कौन कर रहा है? भारत और मिस्र कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है बेटा? साइक्लोन। कौन सा? ये कहाँ पे हो रहा है? ये राजस्थान के अंदर हो रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान में कहाँ पे? महाजन रेंज फील्ड में। कहाँ पे? महाजन में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या? ऑप्शन डी। आपसे पूछे कि साइक्लोन युद्धाभ्यास किन दो देशों का बीच है? तो भारत और मिस्र के बीच। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ पे? महाजन के अंदर ये आयोजन किया गया। भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग में हो रहा है। 14 दिवसीय अभ्यास है और इसका तीसरा संस्करण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि रेगिस्तान की जो चुनौतियां हैं उनको समझना है, उन पे ध्यान केंद्रित करना है। जो कि मिस्र की आर्मी है वो रेगिस्तान के अंदर कैसे मिलिट्री कमांड की जाती है उसके लिए ये अभ्यास किया जा रहा है, वो लोग ये समझ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि साइक्लोन किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है? भारत और मिस्र का। कहाँ पे हुआ आपकी बार? राजस्थान के अंदर। राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मिस्र का सैन्य अभ्यास है भारत और मिस्र का। तो ये हमारे एमसीक्यू थे। अब देखते हैं वन लाइनर। अभी हाल ही में विश्व फार्माकोपियन की कौन सी बैठक आयोजन की गई थी? तो ये 15वीं बैठक आयोजन की गई थी। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नियामी। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। 17-24-25 के लिए पूरे भारत में कुल कितने स्कूलों को ग्रीन स्कूल का दर्जा मिला है? तो 24-25 के लिए ग्रीन स्कूल पूरे भारत कितने हो गए? 150 हो गए हैं। ठीक है। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव क्या है? एक वनों की श्रेणी है, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटों पे विकसित है। कहाँ पे? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पे मिलते हैं। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई जो अपने जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको जो जिस ब्याज दर पे लोन देता है उसको क्या बोलते हैं? हम रेपो रेट बोलते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2030 तक भारत अपने कितने शीर्षक स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है? तो 25वें शीर्षक स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है लॉजिस्टिक के अंदर। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो जिसका हाल ही में नाम बदल के इंटरनल में परिवर्तन किया है, इसके सीईओ कौन है? तो दीपेंद्र गोयल है। आपको पता है जोमेटो का हाल ही में नाम कन्वर्ट हो गया, चेंज कर लिया उन्होंने, तो इथरनल कर लिया उन्होंने। तो इसके सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। कौन है बेटा? सीईओ इसके दीपेंद्र गोयल है। गैर वित्तीय संस्थानों ने एनबीसीएफई हेतु साइबर सुरक्षा हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा डोमेन निर्धारित किया है? तो आरबीआई ने अभी गैर सुरक्षा के लिए कौन सा डोमेन निर्धारित किया है? फाइनेंस मतलब fin.in, fin.in निर्धारित किए हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र और 8 से 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? नोएडा में इसका आयोजन किया गया। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? नोएडा में हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? तो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने किया, क्योंकि इनको नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों को डेवलप करने का जिम्मा क्या है? इनके पास है। तो ये हमारे आज के वन लाइनर और एमसीक्यू थे। और क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपके लिए आज का? कि भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधित किया हुआ? कमेंट करके जरूर बताना है। आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट किया करो और लाइक भी किया करो। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।